हेलो दोस्तों, 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल नाम की फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। अभी के लिए ये सिर्फ इंग्लिश में मौजूद है और हिंदी डब वर्जन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा ये मूवी इंडिया में भी ऑफिशियल तौर पर रिलीज नहीं की गई है। तो बिना किसी देरी के आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने पहली वाली बोन टेम्पल मूवी नहीं देखी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यह वीडियो आराम से देख सकते हैं। पुरानी फिल्म का कनेक्शन इस वाली से बहुत हल्का है, बस कुछ कैरेक्टर और उनका बैकग्राउंड समझ में होना चाहिए ताकि अगले फिल्म आपको समझ में आए। तो पहली मूवी की कहानी एक ऐसी दुनिया से सेट होती है जहां एक भयंकर वायरस फैल चुका होता है। जो भी इंसान इस वायरस के चपेट में आता है उसका दिमाग खराब होकर वह उग्र और हिंसक बन जाता है। बच्चे कुछ नॉर्मल लोग भी जमीन छोड़कर समुद्र के बीच बनाए एक आइलैंड पर रहने लगते हैं, क्योंकि जो संक्रमित लोग होते हैं उन्हें तैरना नहीं आता और समंदर उनके लिए एक नेचुरल दीवार बन जाता है। उस जगह पर हम एक स्पाइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने पिता समेत बाकी सर्वाइवर्स के साथ वहीं पर रहता है। लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। खाने पीने का सामान जुटाने के लिए लोगों को अक्सर जमीन यानी मेनलैंड पर जाना पड़ता है और यह कोई आम काम नहीं होता बल्कि सीधा मौत से खेलना होता है। वहाँ टूटे फूटे शहर, खाली सड़कें और हर जगह घूमते हुए इन्फेक्टेड लोग मौजूद रहते हैं। जो लोग मेनलैंड जाते हैं वह पहले शिकार और सर्वाइवल की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें खुद नहीं मिलती, चाहे हथियार हो, चाहे खाना या चाहे शेल्टर। इस फिल्म में कई तरह के सर्वाइवर्स दिखते हैं। कुछ इतने बेरहम हो चुके हैं कि इंसानियत को भूल चुके हैं, जबकि कुछ लोगों में अभी भी दया और समझ बची हुई होती है। इस फिल्म में एक डर से कांपता हुआ छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है जो चारों तरफ की तबाही को चुपचाप देख रहा होता है। यही बच्चा आगे चलकर जिमी क्रिस्टल बनता है, जो 2026 वाली मूवी में बेहद महत्वपूर्ण किरदार है। और उस वक्त उसे कोई अंदाज नहीं होता कि दुनिया को क्या हो रहा है। उसे बस इतना दिख रहा होता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है और डर हर जगह फैला हुआ है। वह बच्चा भी किसी तरह इन संक्रमित के बीच से निकलकर बच जाता है। उधर मैनलैंड के घने जंगलों में एक अजीब आदमी दिखता है जो बिल्कुल अकेला रहता है। उसने मानव हड्डियों और खोपड़ियों में एक तरह का मंदिर जैसा ढांचा तैयार कर रखा होता है। चारों तरफ हड्डियां ऐसे लटकी होती है जैसे वह कोई तीर्थ स्थल हो। यह आदमी इन्फेक्टेड लोगों को मारता नहीं बल्कि उन्हें मरने के बाद उनकी हड्डियां इकट्ठा कर सजाता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह तबाही को किसी धार्मिक या खास मकसद से जोड़कर देखता हूँ। एक समय की बात है कि जब स्पाइक की माँ की तबीयत खराब होती है तो वह मदद मांगने के लिए इसी आदमी के पास आता है, लेकिन तब तक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। यानी स्पाइक की इस इंसान से एक बार मुलाकात हो चुकी होती है। एक दिन स्पाइक एक मिशन पर जाता है और इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वह एक लड़के से टकराता है, वही बच्चा जो अब बड़ा होकर जिमी क्रिस्टल बन चुका होता है। जिमी उसकी जान बचा लेता है और उसके साथ 6-7 लड़के और लड़कियां और भी मौजूद रहते हैं और इसी जगह पर पहली मूवी खत्म हो जाती है। अब शुरू होती है 2026 में रिलीज हुई नई मूवी की असली कहानी। नई मूवी की शुरुआत एक चेतावनी से शुरू होती है जिसमें लिखा रहता है कि नाबालिगों को प्रवेश वर्जित है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पाइक अब जिमी क्रिस्टल और उसके ग्रुप के अड्डे के अंदर है। ये लोग स्पाइक को घर में घेर लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, जैसे उनकी नज़र में उसके लिए कोई इंसानियत नहीं बची। तभी एक भारी आवाज सबको शांत कर देती है। यह आवाज होती है जिमी क्रिस्टल की। वह सभी को समझाते हुए कहता है कि आगे जो होने वाला है वह कोई खेल नहीं बल्कि मौत और जिंदगी की जंग है और यहाँ रहम और दया दोनों की जगह नहीं है। इसके बाद जिमी क्रिस्टल एक अजीब सी प्रार्थना करता है। वह डार्क लॉर्ड यानी शैतान को अपना पिता कहता है। वह उससे मांगता है कि वह इस लड़के को परखे कि क्या यह जीने लायक है या मरने लायक। बाकी सारे जिमी आदर से सिर झुका लेते हैं और इन सब के लिए डार्क लॉर्ड या ओल्ड निक एक तरह का ईश्वरीय दर्जा है। फिर स्पाइक को एक विशालकाय जिमी के सामने खड़ा किया जाता है। वह जिमी उसे बेरहमी से पीटता है, लेकिन मौका मिलते ही स्पाइक चाकू उसकी टांग में घुसा देता है और उसकी नस कट जाती है। जिमी वहीं ढेर हो जाता है। यानी इस रिवाज में स्पाइक जीत जाता है, लेकिन वह सदमे में चला जाता है। इसके बाद जिमी क्रिस्टल उसका नाम बदलकर जिमी कर देता है और मृत जिमी की जैकेट उसे पहना देता है। इसके बाद यह पूरा ग्रुप स्पाइक के साथ लेकर पीछे की तरफ निकल जाता है। अब कहानी कट होकर जंगल के दृश्य पर आती है। वहाँ एक आदमी पेड़ों के फल तोड़ रहा होता है। अचानक झाड़ियों से इन्फेक्टेड लोगों का झुंड निकल आता है। वह अपनी जान बचाते हुए दौड़ता है और पीछे से उनका नेता अल्फा इन्फेक्टेड भी सामने आ जाता है। अल्फा सबसे क्रूर और शक्तिशाली होता है
और वह उस आदमी को पकड़कर बेरहमी से खत्म कर देता है। सीन बदलता है और डॉक्टर इयान केल्सिन नाम की एक व्यक्ति दिखाई देता है। वही आदमी जो पिछली फिल्म में बोन टेम्पल बना रहा था। वह एक प्रेग्नेंट महिला को शेल्टर से बाहर निकालता है। और दूसरी तरफ सैमसन दिखाई देता है, जो पहली मूवी में सिर्फ शिकार करते हुए दिखा गया था, लेकिन इस फिल्म में उसका रोल काफी बड़ा है। सैमसन अपने शिकार का हिस्सा खा रहा होता है और डॉक्टर उस प्रेग्नेंट महिला का बॉडी लेकर किसी तरफ जा रहा होता है। सैमसन उसे दूर से देखता है और चुपके चुपके पीछा करता है, लेकिन डॉक्टर उसे देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए एक सीडेटिव इंजेक्शन वाले उपकरण का इस्तेमाल करता है, जिससे सामने वाला शांत हो जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सीडेटिव मतलब ऐसा इंजेक्शन जो किसी के बेहोश या लो एनर्जी कर देता है। डॉक्टर वही इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि इन्फेक्टेड को पकड़ सके। उसके बाद डॉक्टर केल्सिन सावधानी से उसके पास बैठ जाता है और जैसे किसी दोस्त से बात कर रहा हो वैसा व्यवहार करता है। वह धीमी आवाज में उसे बताता है कि उसने उसका नाम सैमसन रखा है क्योंकि उसकी ताकत और शरीर देखकर उसने प्राचीन योद्धाओं की याद आती है। थोड़ी देर बातचीत के बाद डॉक्टर अपने औजार समेटता है और वहां से निकलकर अपने आश्रम यानी कि घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह सीधे अपने बेसमेंट में उतरता है। वहां दर्जनों मोमबत्तियां जलाई जाती है, हल्का सा संगीत बजाया जाता है और डॉक्टर अपने ही संसार में खो जाता है। अगली सुबह फिर वही रूटीन। डॉक्टर इंतजार में बैठा है कि इस बार वो अपनी गन में फिर से सीडेटिव भरकर पेड़ों के पीछे छिप जाता है कि कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच से हल्की आवाज होती है और सैमसन सामने दिखता है। डॉक्टर बिना घबराए उसके सामने बोलता है, मेरे पास वही चीज है जो तुम ढूंढते रहते हो, लेकिन अगर तुम मुझे मारकर सिर काट लोगे तो ये दावा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यहीं पर दर्शक समझ जाते हैं कि सैमसन को इस दावा से एक अजीब सी राहत मिलती थी। शायद वो इसकी आखिरी उम्मीद थी। इस बार सैमसन इतना क्रोधित नहीं लगता। उसकी सांसें तेज है लेकिन निगाहें खाली नहीं। बस इसी मौके पर डॉक्टर फिर से ट्रिगर दबा देता है और सीडेटिव उसके शरीर में चला जाता है। डॉक्टर धीरे धीरे उसे बातें करता रहता है, क्या तुम मेरी आवाज़ समझते हो? क्या तुम्हें एहसास होता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ? अगर तुम एक शब्द बोल दोगे तो यही किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर को मानना था कि वायरस इंसान के दिमाग को मिटाता नहीं, बस धुंधला कर देता है। शायद यादें बची हो, शायद भाषा कहीं भीतर सो रही हो। हालत को महसूस करने के लिए डॉक्टर खुद को भी वही दवाई इंजेक्ट कर देता है और सैमसन के पास भी सो जाता है। घंटे गुजर जाते हैं। अचानक डॉक्टर की आंखें खुलती है। वह चौंक जाता है। वह वही सलामत है, उसका शरीर पर एक खरोच भी नहीं। लेकिन सैमसन वहां से गायब हो जाता है। डॉक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी फैल जाती है। घर वापस पहुंचते ही बेसमेंट में उतरकर तेजी से वह ज्यादा सीडेटिव तैयार करने लगता है। तभी बिना आवाज के सैमसन पीछे आ जाता है और उसके हाथ में एक हिरन का कटा हुआ सिर होता है, मानो वह कोई तोहफा लेकर आया हो। वो शायद यही उनकी अजीब दोस्ती की शुरुआत थी। इसके बाद सैमसन बार बार आने लगता है, दवा लेता है, संगीत सुनता है और दोनों कभी कभी नाचते हैं, कभी बारिश में खड़े रहते हैं। इस बर्बाद दुनिया में जहाँ मौत और हिंसा की रूटीन है, इन दोनों के बीच एक अनोखी खामोशी पैदा होती है। उधर सीन कट होता है और एक घने जंगल पर एक पेड़ जिस पर खोपड़ियां लटकी है, जैसे कोई श्रापित मंदिर हो या किसी काले कर्म का निशान। थोड़ी देर बाद 3 लोग उसी इलाके में खोज में आते हैं। वे फल फूल तलाश कर रहे होते हैं, इसलिए अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें पास ही एक इन्फेक्टेड दिखाई देता है। 2 लोग झट से छिप जाते हैं, लेकिन जो सबसे बूढ़ा आदमी है उसका नाम होता है येनु। वह बिना डरे कहता है कि अगर उसने देख लिया तो मैं चिल्लाऊंगा, तुम दोनों भाग जाना। वो वाकई में ऐसा ही होता है। इन्फेक्टेड उसकी आवाज़ सुनते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और उसके चीरकर मार देते हैं। बाकी 2 साथी किसी तरह घर पहुंचते हैं और वहां जज को बताते हैं कि वेन्यू अब नहीं रहा। जज कहता है कि तुम अकेले अच्छे नहीं, हमारे पास भी बुरी खबर है। वह जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर जिमी लोग मौजूद होते हैं। ऐसे घुसे होते हैं जैसे उन्होंने इस जगह को हड़प लिया हो। जॉर्ज की बेटी उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जिमी क्रिस्टल शांत चेहरे से जवाब देता है, हमारा स्वागत हुआ, हमें खाना मिला और हमें प्यार मिला और अब हम नहीं जा रहे हैं। लड़की पूछती है तो तुम कब निकलोगे? क्रिस्टल ठंडी आवाज में कहता है, हम यहाँ बसने आए हैं और तुम सब मरोगे। लड़की डर के मारे भागती है और तभी हमें पता चलता है कि वो गर्भवती है। जिमी क्रिस्टल अपने ग्रुप के एक नई लड़की को, जिमी इंक को, एक नया घर ढूंढने को भेजता है। वह जाते हुए रास्ते में उसी आदमी से टकरा जाती है जो मूवी की शुरुआत में दिखा था। अब वह पूरा इन्फेक्टेड है। लड़की तुरंत वार करती है और वहां से बच निकलती है। इधर डॉक्टर और सैमसन का बंधन मजबूत होता जा रहा है। सैमसन के अंदर जैसे पुरानी संवेदनाएं फिर से उभर रही हो। तभी दूर से जिमी इंक उन्हें देख लेती है। उधर क्रिस्टल उस घर के लोगों पर अपना ओल्ड निक वाला धर्म सुनाता है।
यानी डार्क लॉर्ड वाला धर्म सुनाता है। कहता है कि भगवान ने इंसानों को त्याग दिया, इसलिए अब शैतान यानी कि ओल्ड निक ने अपने दैत्य इन्फेक्टेड को दुनिया में छोड़ देते हैं। वह खुद को उसका चाहता बेटा कहता है और अपने 7 अनुयायियों को अपनी 7 उंगलियां बताता है। सत्य यह होता है कि वे लोग पूजा पाठ दान पुण्य के बहाने बस लोगों को डराते, रौंदते और मारते हैं, और जैसे ही उसका भाषण खत्म होता है बाकी जिमी लोग घर पर टूट पड़ते हैं और चीखें गूंजती है, खून बहता है। स्पाइक कठोर सच्चाई देकर भाग जाता है और दरवाजे के बाहर जिमी इंक उसे टकराती है। दूसरी तरफ हम सैमसन को हड्डियों के टावर के पास खड़ा हो देखते हैं। डॉक्टर गंभीरता से बताता है कि यह दवा असल में कई चीजों का मिश्रण है और सबसे ताकतवर चीज है मॉर्फिन। उसके पास बस 2 हफ्ते की स्टॉक बचा है। 28 सालों में वह लाखों किलोमीटर चल चुका है, लेकिन एक बूंद भी और नहीं मिल पाई। डॉक्टर फिर कहता है कि दवा तो खत्म होगी, लेकिन शांति का एक और तरीका भी है। अगर तुम्हें चाहिए तो इशारा करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और यही चमत्कार होता है। सैमसन धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है और एक शब्द बोलता है, मून। डॉक्टर खुश हो जाता है, उसके लिए यह सबसे अनमोल फल था। उधर जिमी क्रिस्टल की बर्बरता जारी है। वह टॉम को मजबूर करता है कि वह उसके एक जिमी से लड़े। नियम साफ है, जीता तो उसका नया नाम जिमी, हारा या माना किया तो उसे सीधा मौत। टॉम के पास विकल्प नहीं, वह लड़ता है और जिमी उसे बेरामी से कूटता है। ठीक जैसे ही वह मारने वाला होता है वह पल भर के लिए रुक जाता है। तो माहौल ऐसा था कि जिमी की माँ अपने विकृत चेहरे के एक शैतानी सी मुस्कान लेकर टॉम को खत्म करने वाला था कि तभी पीछे से एक परछाई उछलकर आती है। वह कोई और नहीं बल्कि वह गर्भवती लड़की थी जो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसके भीतर कूटा हुआ गुस्सा और बेबसी का एक चीख बनकर फूटता है। वो दबिश देकर जिमी माँ पर टूट पड़ती और पल भर में वह उसे वहीं खत्म कर देती है और इसी के साथ हिंसा की लहर कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। पर ये रुकावट ज्यादा देर टिकती नहीं, उसी पर आसपास आपरा तफरी में मच जाती है। लोग उस गर्भवती महिलाओं को देखकर पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉम पूरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर रेंग रहा था। दर्द से कराहते हुए वह घिसट घिसट कर एक गैस सिलेंडर टैंक तक पहुंचता है। वो अपनी बची हुई जान को ताकत झोंककर उसमें आग लगा देता है और तेज धमाके से आग फैलती है और कई जिमी उससे चपेट में आकर चीखते हुए गिरने लगते हैं। उनकी चित्कार जंगल में गूंज उठती है। टॉम मरते मरते भी जिमी क्रिस्टल के सबसे करीबी पर अपने दर्द का छाप छोड़ देता है। उधर बाहर खड़े स्पाइक और जिमी इंक अचानक अंदर आती है और चीखे सुनकर आ जाते हैं। वो दोनों अंदर दौड़ते हैं और उनके सामने का नजारा उन्हें हिला देता है। कई जिमी आग की लपेटों में झुलसते हुए भाग रहे होते हैं। उनमें से एक तड़पते तड़पते जमीन पर गिरता है और वहीं जलकर खत्म हो जाता है। उसी उथल पुथल के बीच गर्भवती लड़की भाग निकलती है। स्पाइक की नजर उस पर पड़ती और उसे देखते ही पीछा करता है। तभी जिमी क्रिस्टल पीछे से चिल्लाता है, उसे पकड़ो। स्पाइक पूरी रफ्तार में उस लड़की तक पहुंचता है और उसे विनती करता है कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। वह अब इस नरक जैसे माहौल में नहीं रहना चाहता, पर लड़की डर, अविश्वास और घबराहट में उसे धक्का देकर जंगल की तरफ भाग जाती है। स्पाइक वहीं खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों के सामने लड़की अंधेरे में खो जाती है। वह सिर झुकाकर वापस लौट आता है। जैसे ही वह लौटता है कि जिमी क्रिस्टल उसे खाली हाथ देखकर आग बबूला हो जाता है। वह गरजकर पूछता है, तुमने उसे भागने क्यों दिया? फिर गुस्सा होकर कहता है कि वह ओल्ड निक को बुलाएगा और उससे इस बारे में पूछेगा। पर जिमी इंक बीच में आकर उसे शांत करती है और कहती है, ओल्ड निक को जब चाहे तब नहीं बुलाया जा सकता, वह खुद तय करता है कि कब आना है। इंक आगे बताती है कि उसे ओल्ड निक को अपनी आंखों से देखा है, लाल त्वचा वाला, बूढ़ा चेहरा लिए, और वह खोपड़ियों के बने विशाल स्तंभ के पास खड़ा था। उसके पैरों में अल्फा इन्फेक्टेड घुटनों के बल झुका हुआ था, जैसे माली के सामने कोई दास। दूसरी ओर डॉक्टर और कैल्सिन अपने टेंट में पुराने नोट्स की मेडिकल ड्राइंग और दस्तावेजे में डूबा पड़ा होता है। उसकी आंखों में पुतलिया में बसे नींद और चिंता का एक साथ चमकती है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि बाहर सूरज चढ़ चुका है। वह घबराकर सैमसन की तलाश में निकल पड़ता है। उसी समय जिमी भी दूर से डॉक्टर को देख लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। दूर खड़े जिमी क्रिस्टल की निगाह उस बूढ़े आदमी पर टिक जाती है। उसके दिमाग में चल रही कहानियां जुड़ने लगती है। वही बूढ़ा, वही लाल त्वचा, वही डर वाला अंदाज। जिमी इंक की बातों से जुड़कर वह तुरंत तय करता है कि यही ओल्ड निक है। असल में उसके दिल में कोई ओल्ड निक जैसी चीज पर पूरा भरोसा नहीं था, पर अपने फॉलोअर्स के सामने वो ये सच बोल नहीं सकता था। अगर उसने सच कहा तो उसके भक्त उससे मुंह मोड़ लेंगे। ऐसे लोग जब नफरत में बदलते हैं तो मारने से भी पीछे नहीं हटते। तो वह सबके सामने यह ऐलान करता है कि यही ओल्ड निक है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है। खोपड़ियों के उस टावर के सामने खड़ा होने पर जैसे हवा ही भार बन जाती है। चारों तरफ फड़ी हड्डियों से मौत की बू आती है और फूकते हुए कदमों से डॉक्टर के करीब जाता है और कांपते हुए बोलता है, क्या आप ही ओल्ड निक है?
डॉक्टर थकी टूटी और उदास से भरी नज़र से उसे देखता है और फिर भारी आवाज में कहता है, नहीं, मैं ना कोई भगवान हूँ ना कोई दैत्य। वो समझता है कि ओल्ड निक जैसी कोई चीज़ नहीं, खोपड़ियों का टावर कोई खाली विधि नहीं, बस एक स्मारक है उन लोगों के लिए जो कभी रो नहीं पाया। उसकी लाल त्वचा आयोडीन के कारण है, जिससे वह बीमारी फैलाने वाले वायरस को मार सके। फिर वह एक चुभती हुई सच्चाई कहता है, ये संक्रमण नरक से नहीं आया है, यह इंसान ने बनाया है। वैज्ञानिकों ने भगवान बनने की कोशिश की है और बुरी तरह हार गए। यह सुनकर जिमी क्रिस्टल भीतर तक कांप जाता है। उधर दूसरी तरफ स्पाइक जमी इंक से बात करता है और हिम्मत करके कह देता है कि ओल्ड निक एक झूठ है और बूढ़ा बस अकेला इंसान है। इंक के दिमाग में भी पहली बार शक का बीज उगने लगता है। जिमी क्रिस्टल भी टूटता हुआ महसूस करता है और डॉक्टर से कहता है कि अब वह फंस चुका है। अगर वो सच बोलेगा तो उसके अपने ही लोग उसे मार डालेंगे, अगर झूठ बोलेगा तो सब कुछ फेक हो जाएगा। आखिर में वो डॉक्टर से एक डील रखता है, तुम ओल्ड निक बनने का नाटक करो वरना आज रात तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। इस डॉक्टर सैमसन को दवाई दे चुका था और सुबह होते ही उसका कहीं पता नहीं। डॉक्टर उसे ढूंढता है पर सैमसन अब काफी दूर नदी किनारे खड़ा होता है। ठंडे पानी में चेहरा धोते हुए वो खुद को नए सिरे से महसूस करने लगता है। तभी उसे एक टूटी हुई बस दिखाई देती है। वह अंदर बैठता है और अचानक सालों पुरानी यादें उसके दिमाग में टकराती है। उसका नाम, उसकी आवाज़, उसका इंसान होना। वह बोलने की कोशिश करता है, सब टेढ़े मेढ़े निकलते हैं लेकिन असली होते हैं। अगले ही पल इंसान जैसा महसूस करता है। तभी भारी कदमों की आवाज़ आती है और इन्फेक्टेड लोग उसे घेर लेते हैं। सैमसन उठकर पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है और उन्हें गिराता है, मारता है, धकेलता है, पर उनकी तादाद बढ़ती जाती है। उधर डॉक्टर भी तय कर लेता है कि आज रात ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। डर को हराने के लिए वह डर का इस्तेमाल करे। वह एक बड़ा शो तैयार करता है, ऐसा जिसे देखकर बोमिथ्रा मेंटल डर का उनका दिमाग जकड़ ले। रात होते ही सारी जमी खोपड़ियों के टावर के पास पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर सामने आता है। उसका पूरा वेशभूषा, चाल ढाल, आवाज सब बदल चुकी होती है। वह अजीब से गाना गाने लगता है जैसे आत्मा किसी दूसरी सत्ता को सौंप दी हो। फिर वह आग को हवा में उड़ाता है और उसे घुमाता है और अपने ट्रिक्स से सबको चकित कर देता है। इस मौके पर वह उन सबको हल्का ड्रग भी कर देता है ताकि उनका दिमाग भ्रम को सच मान ले। पीछे से डार्क वॉइस वाली रिकॉर्डिंग चलती है और माहौल डर से भर जाता है। धीरे से एक गूंजती हुई आवाज आती है, मैं डार्क लॉर्ड हूँ, मैं लौट आया हूँ, मेरे फिंगर्स मेरी बात मानेंगे। और वह स्पाई की ओर देखकर उसे पहचान लेता है। आखिर में वह आदेश देता है कि फाइनल एक्ट होगा जमी क्रिस्टल की बलि। पर जमी क्रिस्टल समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है। वह गुस्से में आगे बढ़ता है और सबके सामने चीखता है, ये आदमी कोई भगवान नहीं, ये धोखा है। और फिर डॉक्टर को चाकू मार देता है। खून गिरते ही धोखे का जादू टूट जाता है और भीड़ पागल हो जाता है। कोई चिल्लाता है, कोई हमला करता है और इस दंगाई माहौल में जमी इंक फैसला लेती है अब वो सबको खत्म करेगी और एक एक कर सभी जमी को मार देती है। बस स्पाई को छोड़ डॉक्टर के पास पहुंचकर वह कहती है कि वह उसका आखिरी आदेश पूरा करेगी। फिर वह क्रिस्टल को मारती है और स्पाई का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती है। जाते जाते अपना असली नाम बताती है, जिसका नाम रहता है केली। कुछ देर बाद चोटिल सैमसन वहां आता है, डॉक्टर को मरते हुए पाता है। डॉक्टर को बताता है कि उसका आवाज इलाज सफल रहा, वह अब इंसान बन चुका है। डॉक्टर मुस्कुराकर दम तोड़ देता है। सैमसन उसकी बॉडी उठा ले जाता है। उधर जिमी क्रिस्टल भी जिंदा बचा था और अपने ही झूठों के तले क्रॉस पर लटक कर रो रहा था। अंत में एक टूटी फूटी झुग्गी में बैठे दो लोग दिखते। तभी स्पाइक और केली भागते हुए अंदर आ गिरते हैं। हमारे पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़े हैं, वो कहता है। वो दोनों लोग बिना सोचे खड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं और इसी डर, भाग दौड़ और उम्मीद की धुंध में यह कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।